है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट NCERT बेस्ड बुक क्लास 6। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। हेडिंग है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, जैसे कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को जो शिकार करते हैं उन्हें आखेटक कहते थे, यानी एक शिकारी को जो शिकार करते थे उन्हें आखेटक कहा जाता था। पशुपालकों, जो पशुओं को पालने वाले, कृषकों, किसानों, शासकों, राजाओं के बारे में, व्यापारी वर्ग, पुरोहितों, पुजारी जिन्हें हम आज के टाइम में कहते हैं, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कितने लाख वर्षों से? कई लाख वर्षों से। किस नदी के? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी जो पहले यहाँ रहते थे लोग, वो एक अच्छे संग्राहक, यानी किसी चीज़ को एकत्रित करना, वो अच्छे संग्राहक थे। किसी चीज़ को अच्छी तरीके से संग्रहित करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यह सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ? अब 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों में, यानी एक ऐसा स्थान था जहां लोगों ने 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ की खेती की थी। कहाँ पे? सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में ये गेहूं तथा जौ की खेती की थी।
जाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो और विंध्य पहाड़ियाँ ये है आपकी गारो ये है गारो पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया सबसे पहले? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में क्या उपजाया गया सबसे पहले? चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी एक बड़ी नदी होती है और छोटी छोटी नदियाँ जिस नदी में आकर मिल जाए उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 25 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदी कौन है? सोन है। सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के जो आसपास का क्षेत्र होता था उसे हम प्राचीन काल में क्या कहते थे? मगध कहते थे। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। यानी फिर भी वे यात्रा किया करते थे किसी भी तरह से। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी एक या तो व्यापार करने जाते थे या तो फिर प्राकृतिक, जैसे कि बाढ़ आ जाना उनके क्षेत्र में या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाना जिसके कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। काफिले यानी कई व्यापारियों के समूह को हम क्या कहते हैं? काफिला। कई व्यापारियों के समूह को हम काफिला कहते हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। यानी किसी नए स्थान को खोज करने के लिए भी जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो।
चलिए देखते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। कौन? पर्वत, पहाड़ियाँ और समुद्र, यानी पहाड़ियाँ, पर्वत और जो समुद्र हैं इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। यानी इतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने पर्वतों की ऊंचाइयों को छुआ, समुद्रों को भी जो है पार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध, ये कुछ देखते हैं यहाँ पर मानचित्र। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं, और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, यानी पत्थर को तराशते थे। जैसे आज के युग में पत्थर को तराश कर कोई मूर्ति बनाता है, कोई कुछ बनाता है, पत्थर को तराश कर संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। किससे निकला है? इंडस से। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, इसके उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? इस पार्ट को हम अगले वीडियो में अपलोड करके आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।